सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद वन वेरिएबल हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास एक होती है लीनियर इक्वेशन जो कि हमारे पास इस फॉर्म में होती है x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसकी x की पावर 1 होती है। ठीक है, इसको हम तभी लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास x की पावर उसमें होती है स्क्वायर। ठीक है, और इसका हम ये कह सकते हैं कि जनरल फॉर्म जो है, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हमारे पास एक है इक्वेशन, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जरूरी नहीं है इसके साथ हमारे पास एक्स की टर्म भी होना जरूरी है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो ये दोनों टर्म्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए एक्स की पावर स्क्वायर वाली टर्म का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई थी, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए बी सी क्या है? ये कोई भी कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, कोई नंबर आ सकता है, और इस केस में हम ये कहते हैं ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो गया हमारा तो हमारी जो क्वाड्रेटिक टर्म है ये पूरी 0 हो जाएगी और ये फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो यहाँ तक हमारा था जो लास्ट मैंने आप लोगों को कवर कराया था, और इसके आगे मैंने फैक्टराइजेशन मेथड आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था, उसको आज हम थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। तो फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बताया था, उसका जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। उसमें ये था, फॉर एग्जांपल आप ही की बुक का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें, पहले तो हम इसको जनरल इक्वेशन फॉर्म में लेकर आते हैं, जो हमारा मेथड है, जो हमारी जनरल इक्वेशन है उस वाले फॉर्म में लेकर आते हैं इसको। तो वो हमारी होती है, इधर लिख देते हैं साइड पे ताकि रेफरेंस के लिए हमारे साथ क्लियर है, हमारे पास सारी चीज़ें। ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में लेकर आना पहले इसको। तो हम इसको लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये जो 6 है ये उधर प्लस है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ये यहाँ पर प्लस हैं तो यहाँ पर भी प्लस हो, जाहिर है जो भी नंबर होगा वो अपने साथ अपना पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी लेकर आएगा, जो भी उसका उसके साथ साइन लगा होगा। अब इसको मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड में आपको बताया था कि पहले तो हम जो हमारा स्क्वायर वाली टर्म है उसका जो हमारा कोफिशिएंट होता है, यानी यहाँ पर जो भी नंबर है, यहाँ पर इस केस में हमारे पास नंबर 1 है, यानी a इज इक्वल टू 1 है हमारे पास यहाँ पर, तभी हम 1 लिख नहीं रहे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई पर कोई भी नंबर 1 ही होता है, मतलब वो ओरिजिनल नंबर ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा 1 है a, हम इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं हमारी लास्ट वाली टर्म जो नॉन वेरिएबल टर्म होती है। नॉन वेरिएबल टर्म का मतलब है जिसके साथ कोई एक्स वाई जी कुछ भी नहीं लगा होता, कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो हमारे पास इस केस में आ रहा है -6। ठीक है, -6 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास बीच में हम फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू है। बीच में हमारे पास वैल्यू है +1। एक्स को अभी हम थोड़ा साइड पे रख रहे हैं एक चीज को समझने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। अब हम करते कुछ यूं हैं कि हम एक्स स्क्वायर को वैसे लिख लेते हैं नीचे। अब बीच वाले नंबर में कोई ऐसा नंबर लेकर आते हैं, कोई ऐसे दो, इस वाले नंबर को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि हम कौन से नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू दोबारा ओरिजिनल आ जाएगी, ये वाली +x। ठीक है, तो हमारे पास फॉर सपोज अगर हम देखें पहले तो कि कौन से नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, हम 2 - 1 कर सकते हैं, 3 - 2 कर सकते हैं। 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास जिस तरह, और 4 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये एक हमने एजम्पशन कर ली। दूसरी एजम्पशन हमारी ये होती है कि ये जो नंबर आया था हमारे पास मल्टीप्लाई करके, इस केस में हमारे पास जिस तरह 1 है, इधर 2 होता तो 2 6 12 हो जाता, तो -12 हो जाता। इस केस पे हमारे पास 1 है तो हमने 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -6 आया। बीच वाली टर्म्स
ऐसी होनी चाहिए, यानी ऐसी दो नंबर्स होने चाहिए कि जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 ही आए। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं 6 किस नंबर से, किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 आता है। पहले तो हमारे पास आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 1, इन दो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, या फिर 3 इंटू 2। ठीक है, अब नेगेटिव साइन है तो हम किसी के साथ भी नेगेटिव लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ये तो मैंने विचारों में लगा दिए, वो डिपेंड करता है इस वाली टर्म पे, क्योंकि इस पे हमारे पास प्लस है, तो हम अगर बीच में हमारे पास प्लस है तो हम छोटी वाली टर्म के साथ नेगेटिव लगा लेंगे। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 तो आ जाएगा हमारे पास। नेगेटिव को अभी हम थोड़ा साइड पे रखते हैं, तो बीच में अगर आप इसको गौर करें, अगर आप 6 को देखें तो 6 को अगर हम एड +1 करें या 6 -1 करें तो हमारे पास क्या आता है आंसर, 6 + 1 7, 6 - 1 5। तो इससे हमारे पास ये वैल्यू तो नहीं आ रही बीच में जो 1 है, तो हम 3 और 2 देखें अगर, तो अगर हम 3 - 2 करें या 3 + 2 करें, 3 + 2 हमारे पास 5 आ रहा है, 3 - 2 हमारे पास 1 आ रहा है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया +3x - 2x, इस वाली टर्म को हमने ब्रेक डाउन कर दिया इस फॉर्म में, और -6 हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब आप जरा गौर करें, मेरा ख्याल है आपको यहाँ तक थोड़ा मुश्किल होगी समझने में जो मैंने ऊपर बात बोली, लेकिन यहाँ पर आप क्लियर करना चीज़ों को गौर से, कि अगर हम इन दोनों टर्म को नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट करें जो ये हो रही हैं, जिस तरह +3 - 2x, +3x और -2x को हम नॉर्मली अगर सॉल्व करें तो हमारे पास +x आ रहा है जो कि बीच वाली टर्म है ना। और अगर हम इस +3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +3 - 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास -6 आंसर तो आ जाएगा। तो ये वाली टर्म भी हमारे पास मतलब अवेल हो गई, जो हमने एक हमारा एक तरीकेकार है। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई, इसको हम क्लियरली एक जगह पे लिख लेते हैं कि x² + 3x - 2x - 6 = 0। ये हमारे पास एक ऐसी फॉर्म आ गई जो कि 50% ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम करते ये हैं कि हम फैक्टर्स बना लेते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं, इसके इन दो के अंदर पहले कॉमन लेते हैं और फिर इन दो के अंदर कॉमन लेते हैं। यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर है x, तो एक x हमने यहाँ बाहर ले लिया, इधर से अगर हम x निकाल दें, एक x निकाल दें तो एक x बचेगा, और इधर से x निकाल दें तो हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी माइनस। अब इधर हम देखें तो कॉमन हम सिर्फ 2 ले सकते हैं, x नहीं ले सकते क्योंकि इस वाली टर्म के साथ x नहीं है, तो 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर आ जाएगा सिर्फ x और प्लस का 3। अब प्लस का 3 इसलिए आया क्योंकि हमने -2 दोनों देखें, आप देखें माइनस दोनों में कॉमन है, तो हमने माइनस बाहर ले लिया, तो अंदर दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई होकर बाद में वो नेगेटिव वैल्यू खुद ही दे देगा, = 0। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो हमारे ये दो जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज हैं ये सेम है, तो हम इनका भी कॉमन ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें बोला जाए कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है सॉल्व, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये जो दो चीज ब्रैकेट्स आते हैं ये सेम ही होने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे इसका मतलब क्वेश्चन में गलती की है सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हम x+3 अगर कॉमन ले लें, x+3, तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, x - 2। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि x भी x+3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और -2 भी x+3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया और =0 कर दिया। फिर नॉर्मली हम इसको सॉल्व करते हैं, हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, लाइक x+3 = 0 कर देते हैं हम, और x - 2 = 0 कर देते हैं। तो इस केस में हमारे पास आ जाता है x = -3 और इस केस में आ जाता है x = +2। ये दो हमारे रूट्स आ गए, ये था फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में लास्ट करा चुका था, लेकिन मैंने फिर भी एक क्वेश्चन करा दिया कि इन केस नहीं समझ में आया हो तो। इसके बाद हमारा एक और मेथड होता है, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास 5 तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 तरीके डिस्कस करेंगे।
एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, एक पूरी क्लास चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है, और वो ऐसा मेथड है जो कि जिससे हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें जो हमारा तीसरा मेथड है, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर है, जो हम अभी नहीं कर रहे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉल्विंग इक्वेशंस थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है कि x की वैल्यूज हमारी आएंगी, यानी कि x के रूट हमारे आएंगे इस इक्वेशन से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ क्योंकि इसमें आपको एक दो चीजें मैंने और वेरीफाई करनी है। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a। ठीक है, और ये ए बी सी क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के अंदर जो हमारी एक्स स्क्वायर और लीनियर टर्म ऑफ एक्स, यानी कि सिर्फ एक्स के साथ ये जो ए बी सी लिखा हुआ होता है। हम पहले अपनी इक्वेशन को एक नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, और ए बी सी हम यहाँ से मालूम करके इधर इनपुट करेंगे। ठीक है, उससे हमारे पास एक्स के रूट्स आ जाएंगे, ये प्लस माइनस है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम देखें ये वाली चीज, मैं आपको पहले बता दूं, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं कभी कभी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखें तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म है हमारे इसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब इससे होता क्या है, अब आपको तो पता है अगर अंडर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसका जो आंसर आता है वो रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है, जिसको हम आयोटा की फॉर्म में भी लिखते हैं। जो आपको शायद अभी इसका इतना अंदाजा ना हो, लेकिन आगे जाके इसको आप और डीपली पढ़ेंगे कि नेगेटिव रूट हम नॉर्मली नहीं निकाल सकते। अगर नेगेटिव आ जाता है किसी अंडर रूट के अंदर तो वो इमेजिनरी आयोटा की फॉर्म में होता है। अगर हमारी कभी भी सॉल्व करते हुए अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर अगर हम सॉल्व कर रहे हो और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कोई नेगेटिव आ रहा हो, तो हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं आंसर इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी का मतलब है हम इसको दूसरी फॉर्म में कहते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन का मतलब ये है कि आयोटा की फॉर्म में होगा, जो भी हमारे पास आंसर आएंगे, रूट्स आएंगे, वो हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का। अगर पॉजिटिव होगा कोई भी हमारा डी या डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके दो रियल सोल्यूशंस आएंगे हमारे पास। दो रियल सोल्यूशन यानी कि दो रूट, जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन मेथड में देखे, हमने जिस तरह दो रूट्स निकाले थे, एक ये +2 और एक -3, तो ये दो रियल हमारे पास रूट्स आए हैं। ठीक है, रियल सोल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 इक्वल टू 0 आ जाए सॉल्व करने के बाद, तो हम कहते हैं हमारे पास एक ही सोल्यूशन आता है, यानी कि x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 हो जाएगी। तो हम सॉल्व जब करेंगे तो हम हमारे पास आ तो इसी तरह रही होगी, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, लेकिन बात तो एक ही है तो एक ही रूट। मतलब हम जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम जिस तरह सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या पता कभी इस तरह की फॉर्म आ जाए कि x +2 x+2, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कभी इस तरह की फॉर्म आ जाए जो कि इक्वल टू 0 हो रही हो, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे x+2 इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0, ये फैक्टराइजेशन मेथड में एक बता रहा हूँ। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन दी एंड x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये हैं तो दोनों सेम रूट्स, तो हम इसको कहेंगे ये वन रूट आया है, सिंगल रूट आया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास
अगर 0 आ रहा है, ये वजह ये है इसकी कि अगर हमारे पास रूट के अंदर 0 आ रहा है इस वाले b² - 4ac का आंसर, तो हमारे पास 1 रियल सोल्यूशन आएगा सिर्फ। बोथ आंसर्स आर सेम। यहां तक क्लियर है? इफ इट इज क्लियर तो रिप्लाई yes in the chat box. Okay. Iman, are you getting it? Please reply yes. Interaction क्या करें ताकि पता चलता रहे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। Reply yes और just raise your hand. Iman. Okay, I assume कि आपको समझ आ रहा होगा। हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि क्वेश्चन हम देखें, अगर 2x² - 7x + 6 = 0, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। पहले तो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हमारे पास a, b और c क्या है। हमारे पास 2 हमारे पास a हो गया, b हमारा हुआ है -7 नॉट +7, पूरा आप साइन भी लेंगे साथ में, और c हमारा हो गया 6। अब हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट इन करेंगे x निकालने के लिए, तो हम -b यानी कि माइनस और ये -7 ब्रैकेट में -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, और -4ac -4a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 6 है, अपॉन 2a, 2 × 2। इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है आंसर इक्वल्स टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +7 हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर अगर हम सॉल्व करें 7 7 = 49, ठीक है, और 4 2 = 6, 6 2 = 4 2 = 8 सॉरी, और 8 6 = हम इसको सॉल्व करेंगे जब 49 माइनस 48, ठीक है, ये माइनस का, अपॉन 2 2 = 4, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस 49 - 48 यानी कि 1 √1 अपॉन 4। अब हमारे पास हम कह सकते हैं x के दो सॉल्यूशंस हैं। वो कैसे? वो इस तरह के x इज इक्वल टू, यानी कि पहला x हम निकाल लेंगे 7 प्लस √1 ओवर 4, और दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 7 माइनस √1 ओवर 4, ठीक है। इससे हम जब सॉल्व करेंगे इसको फर्दर तो हमारे पास x के दो रूट्स आ जाएंगे। आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग थोड़ा प्लीज जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, ताकि क्लास का एक कोर्स जो मैंने डिसाइड किया होता है कि मैं क्या करवाऊंगा क्या नहीं, वो हम कंप्लीट नहीं कर सकते इसको फिर अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं। यस फरिया, डू यू हैव समथिंग? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। Because I am teaching here. फरिया का क्वेश्चन है why I am not using fractional method, because I am using here I am trying to teach quadratic formula method, ठीक है। हम तीनों मेथड से पढ़ेंगे अभी, जो हमारे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक है, जो कि हम पहला फैक्टराइजेशन मेथड कर चुके हैं, दूसरा मेथड अभी हमने डिस्कस नहीं किया कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड हमारा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला है। अब इसके थ्रू अगर हम जो भी हमारे रूट्स आएंगे, हम जब सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे एक्स के दोनों रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू जो भी रूट्स होंगे वो हम निकाल सकते हैं बाद में। अब आप लोगों का काम ये है एक्सरसाइज 1.7, जो कि
नो नॉट 1.7, एक्सरसाइज 1.6 और एक्सरसाइज 1.7 छोड़ दीजिएगा, 1.8 सॉल्व कीजिएगा। और बाकी से पहले का मैं अज्यूम करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व की होंगी एक्सरसाइज। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएंगी चीज़ें, आप भूल जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीज़ें भूल जाएंगे। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यू कैन लीव द सेशन नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।